हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाली हूँ कल ही रिलीज़ हुआ के ड्रामा लव नेक्स्ट डोर का एपिसोड नंबर 1। तो कहानी की शुरुआत में मेल लीडर फीमेल लीड्स की मॉम को दिखाया जाता है जो कि अपने दोस्तों के साथ ट्रैकिंग पे आई हुई थी। एंड लीड शेंग हो जो कि एक कंपनी का आर्किटेक्ट है और फीमेल लीड रियो यूएस में बहुत फेमस टेक कंपनी में जॉब करती है। शेंग और रियो 5 साल के थे तब से उनकी मम्मियाँ दोस्त है, पर अब क्योंकि दोनों ही बहुत अच्छी तरह से सेटल्ड हैं इसलिए उनकी मम्मियों के बीच हमेशा बहस होती रहती है कि सेंग और रियो में से कौन बेहतर है। सेंग हो की मॉम बताने लगती है कि वो तो कोरिया का सबसे टॉप यूनिवर्सिटी का टॉपर रह चुका है। हाल ही में जो उसने नेशनल लाइब्रेरी डिज़ाइन किया था उसके लिए बेस्ट आर्किटेक्ट का अवार्ड मिलने वाला है। उसने इतनी कम उम्र में भी अपनी कंपनी खोल ली है, साथ ही वो नेशनल लेवल का स्विमर भी है। जो सीन रियो की मॉम शुरू हो जाती है कि मेरी भी बेटी यूनिवर्सिटी से पास आउट होते ही उसे यूएस के सेकंड मोस्ट रिचेस्ट बिजनेसमैन के कंपनी से जॉब ऑफर आया था। अब उन दोनों की बहस उनकी दोस्त इतनी बार सुन चुकी है कि उन्हें तो मुंह ज़बानी याद हो चुकी है, इसलिए दोनों इन्हें छोड़कर बिंदास आगे जाने लगती है और बेट लगाने लगती है कि आज बहस में कौन जीतेगी। उसके बाद हमें अवार्ड फंक्शन दिखाया जाता है जहां सियोंग हो को अवार्ड मिलने वाला था, लेकिन वो अभी तक यहाँ नहीं पहुंचा था, इसलिए उसकी कंपनी काको, श्यामयांग और एक एम्प्लॉयज़ के लिए चिंता कर रहे थे। लेकिन वहीं सियोंग तो एक डायरेक्टर के साथ बात कर रहा था जहां उन्हें बताता है कि वो एक मेमोरियल पार्क डिज़ाइन करना चाहता है जहां लोग अपने मरे हुए फैमिली मेम्बर्स और दोस्तों की मेमोरीज को याद करने के लिए आया करेंगे। डायरेक्टर को उसका आइडिया बहुत ही अच्छा लगता है। इधर अवार्ड का टाइम होने वाला था इसीलिए उसे श्यामयांग उसे कॉल करता है, तो सियोंग हो टाइमली वहां पहुंच जाता है और अवार्ड रिसीव करता है, जिसके बाद तुरंत वो अपने काम के लिए निकल जाता है। इधर रियो की मॉम अपने फ्रेंड्स को रियो की शादी का इनविटेशन कार्ड देती है। 1 महीने के बाद यूएस में उसकी शादी होने वाली थी, इसलिए मॉम बहुत हैप्पी थी, इसलिए सारे फ्रेंड्स उन्हें बधाई देते हैं। वहीं हम इधर रियो को देखते हैं जो कि आज बिना बताए किसी को साउथ कोरिया आ गई थी। उसे पिकअप करने उसकी फ्रेंड मोयुंग आती है जो कि एक पैरामेडिक थी। इतने सालों बाद मिलकर दोनों फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। रियो काफ़ी साल बाद आई थी इसलिए नेगलिस्ट में काफ़ी कुछ बदल गया था। रियो यहाँ का खाना बहुत मिस कर रही थी, इसीलिए दोनों राइस केक खाने के लिए हाई स्कूल टाइम जिस रेस्टोरेंट में खाते थे वहाँ जाते हैं, जहाँ वो अपने पुराने दिनों की बातें करते हुए खाना खाते हैं। तभी शॉप में रियो का भाई आता है, इसलिए रियो साइड में घूम जाती है और मोंग को भी छुपने के लिए कहती है। रियो के भाई के जाने के बाद मोंग उससे पूछती है तुझे हुआ क्या है, अपने भाई से क्यों छुप रही है। इसमें रियो बहाना करती है कि वो अपने फैमिली को सरप्राइज करना चाहती है। उसमें वो म्योंग को हेल्प करने के लिए कहती है। दोनों उनके घर को सजाने के लिए कुछ बलून्स वगैरह साथ लेकर आने लगते हैं, पर म्योंग को एक इमरजेंसी केस के लिए कॉल आती है, इसलिए उसे रियो को छोड़कर जाना पड़ता है। इससे तो रियो अकेले पड़ जाती है और अब उसे अपनी फैमिली के सामने आने से डर लग रहा था क्योंकि रियो ने कुछ तो गड़बड़ किया था। फिर भी वो हिम्मत करके घर की ओर जाने लगती है। रास्ते में वह एक जगह रुकती है जहाँ बचपन में एक सावन हुआ करता था, जहाँ बचपन में रियो और सियोंग हो की मॉम उन दोनों को नहाने के लिए ले जाया करती थी। इसके बारे में याद करके रियो को काफ़ी एम्बैरेसिंग फील हो रहा था। रियो आसपास घूमकर देखने लगती है आखिर यहाँ पे किसने बिल्डिंग बनाई है। तभी पीछे से सियोंग हो से पूछता है कौन हो तुम। दोनों एक दूसरे को इतने साल बाद देखकर काफी हैरान होते हैं। सियोंग हो पूछता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। रियो कहती है तुझे क्या। सियोंग हो कहता है तुम मेरी जमीन के ऊपर खड़ी हो। रियो तो उसकी बात को मजाक में उड़ा देती है। सियोंग हो कहता है ये मेरा ऑफिस है इसलिए अपना पैर हटा और यहाँ से जा। रियो चिढ़कर जाने ही लगी थी, तभी वो रास्ते की एक तरफ से अपनी मॉम को आता हुआ देखती है। दूसरी ओर से उसके डैड आ रहे थे, इसीलिए वो सामने पड़े कार्टून के अंदर छुप जाती है। सियोंग को उसकी हेल्प करने के लिए कहती है और उसकी ट्रॉली बीच रोड पर रह गई थी। तभी यहाँ उसकी मॉम पहुँच जाती है। वो लोग सियोंग को काफ़ी टाइम बाद देखकर बहुत खुश होते हैं। अगले हफ्ते सियोंग के ऑफिस की ओपनिंग है, इसलिए सभी लोग इसे बधाई देते हैं। मॉम उसे घर चलने के लिए कहती है तो सियोंग उन्हें थोड़ी देर बाद आता हूँ कहकर जाने के लिए कहता है और तभी इन सब की नज़र पड़ती है ट्रॉली पर। तो ये सभी आसपास देखने लग जाते हैं कि आखिर किसने ये ट्रॉली बीच रास्ते में रखा है। सियोंग हो को पता नहीं था कि ये रियो का है, इसलिए उससे पूछने पर कहता है कि मैं नहीं जानता। तभी रियो उसके पैर में मारती है तो ये समझ जाता है कि ये रियो का है, इसलिए कहता है कि हाँ ये मेरा है। तो ये लोग उसका सामान रखवाने में उसकी हेल्प करने की बात करते हैं। तो सियोंग हो उन सबको कैसे भी करके समझा बुझाकर घर भेज देता है। फिर वो रियो से पूछने लग जाता है कि आखिर तुम इन सब से छुप क्यों रही थी। रियो जवाब नहीं देती तो सियोंग हो से बाहर नहीं आने दे रहा था, पर रियो कार्टून फाड़ कर बाहर आ जाती है। सियोंग फिर से पूछता है कि वो छुप क्यों रही थी, पर रियो टॉपिक चेंज करते हुए कहती है कि तेरा ऑफिस तो बहुत अच्छा है
वॉशरूम यूज़ करने के बहाने वो उसके ऑफिस के अंदर चली जाती है, फिर पूरे ऑफिस के अंदर घूमने फिरने लग जाती है। वहीं सियोंग उसे बार बार घर जाने के लिए कह रहा था और ये तो बार बार टॉपिक चेंज करके कुछ ना कुछ पूछने लग जाती है। उसके सवाल खत्म होने के बाद सियोंग वो फिर से उसे जाने के लिए कहता है। रियो हड़बड़ी में ऊपर की ओर जाने के चक्कर में एक वायर से फंस कर गिर जाती है। इस चक्कर में एक बुक शेल्फ उसके ऊपर गिरने वाला था, पर सियोंग उस बुक शेल्फ को पकड़ लेता है, लेकिन उसके अंदर रखी हुई एक बहुत ही भारी मेटल की मूर्ति सियोंग के पीठ पर गिर जाता है। इससे उसे बहुत दर्द होता है। रियो उसको उठाकर उसके पीठ को देखने लग जाती है, जहाँ इस भारी मेटल का चोट का निशान तो था ही, साथ ही उसके पीठ पर एक कट का निशान था। छोटी रियो सियोंग को बचाने के लिए दूसरे लड़कों से लड़ रही थी, तब गलती से उसका धक्का सियोंग को लग गया था, जिस वजह से नुकीले तारों से सियोंग के पीठ पर चोट लग गया था। रियो को बहुत बुरा लगता है, कहती है कि अभी भी ये निशान है। सियोंग कहता है कि मैंने कहा ना कि तुम जब भी मेरे आसपास होती हो तो हमेशा मुझ पर ही मुसीबत आती है। रियो कहती है अब कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। सियोंग कहता है कि मुझे पता है कि तुम सॉरी तो नहीं कहोगी, पर प्लीज़ क्या तुम अपने घर जा सकती हो। रियो कहती है मुझे भी कि कोई शौक नहीं है तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड का। सियोंग उस मूर्ति को उठाकर कहता है कि ये मूर्ति 17 मिलियन वॉन का है। ये सुनते ही रियो उस मूर्ति को उससे छीनकर साफ करने के बाद धीरे से उसे रख देती है और कहती है ये तो एकदम ठीक है, इसे कुछ नहीं हुआ है। तो सियोंग कहता है कि अब और ज़्यादा नाटक मत करो और सीधे घर चलो। इधर मोयूम अपने टीम के एक बंदे के साथ एक घायल इंसान को रेस्क्यू करने जाती है। इसने बहुत शराब पीकर गिर पड़कर बहुत घायल हो गया था। मोयूम उसकी कंडीशन देखकर समझ जाती है कि इसे डायबिटीज़ है और उसे काफ़ी चोट भी आई थी, इसलिए वो उसे चेक करने जाती है, पर वो इंसान मोयूम पर ही चिल्लाने लग जाता है। उसे अकेला छोड़कर जाने के लिए कहता है, उसे चुपचाप से हॉस्पिटल चलने के लिए कहती है, पर ये शराबी तो एक बोतल तोड़कर उन्हें डराने लग जाता है। आसपास के सभी लोग डर के भागने लगते हैं, लेकिन मोयून उन्हें शांत कराने लगती है। लेकिन एंट्री होती है सेकंड में लीड दान हो की, जो अपने आप रेड बेल्ट बताकर शराबी से लड़ने जाता है, पर खुद ही फिसल कर गिर जाता है। तभी मोयूंग एक जोरदार किक मारती है, जिस पर बोतल और शराबी दोनों गिर जाते हैं और वो शराबी को प्यार से हॉस्पिटल जाने के लिए कहती है। शराबी डर के मारे चलने के लिए तैयार हो जाता है। दान हो को भी हाथ में चोट लगी थी, इसलिए वो भी हॉस्पिटल जाता है। इधर सियोंग साथ में अपने अपने घर और आ रहे थे, क्योंकि दोनों का घर आमने सामने था। रियो सामने एक डिलीवर के हेलमेट को देखकर कहती है क्या वो बंदा मुझे अपना हेलमेट देगा। सियोंग कहता है तुम्हें हेलमेट क्यों चाहिए, सामने ही तो हमारा घर है। पर रियो को पता था कि आज उसके घर में मार पड़ने वाली है, इसलिए यहीं से अपनी ट्रॉली से सारे कपड़े निकाल कर पहन लेती है, ताकि उसको पिटाई भी हो तो उसे कम लगे। सियोंग तो उसे पूरे रास्ते चिढ़ाते हुए आता है, उसके घर के सामने उसे छोड़कर जाने ही लगा था। रियो उसे पंच मारने के लिए कहती है, ये चेक करने के लिए कि इतना सब कुछ पहनने के बाद भी दर्द होगा या नहीं। सियोंग मना कर देता है। उस पर रियो कहती है कि आज मैं बहुत बड़े खतरे में पड़ने वाली हूँ, इसलिए क्या तुम मेरे साथ रात को रुकना चाहोगे। ये बोलकर उसके साथ रहने के लिए मनाने लग जाती है। सियोंग उसे दूर भगाने लग जाता है और पूछता है तुमने ऐसा क्या किया है जो तुम इतना डर रही हो। कहती है आज मेरा काम तमाम होने वाला है, इसलिए मैं मम्मी को अकेले फेस नहीं कर सकती। कहता है बताओ तो सही क्या किया तुमने। रियो जोर से बोल देती है कि मैंने शादी कैंसिल कर दी। सियोंग कहता है पीछे तेरी मॉम खड़ी है। रियो पहले ये मजाक लगता है, पर जैसे ही पीछे मुड़ती है सच में उसकी मॉम खड़ी थी। सियोंग की मॉम भी ये बात सुन लेती है। इन्हें रियो देखकर हैरान हो जाती है, फिर इस बात को कवर अप करने के लिए उनके पास जाती है और उन्हें बड़े कैजुअली बताती है कि मैंने शादी कैंसिल कर दी। ये सुनकर तो उसकी मॉम को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, फिर वो उसकी पिटाई करने के लिए उसके पीछे भी पड़ जाती है। 1 महीने पहले तुम शादी कैंसिल कैसे कर सकती हो। रियो तो सियोंग के पीछे छुपकर उन्हें समझाने की कोशिश करती है। इस चक्कर में सियोंग को उसकी मॉम की मार पड़ने लगती है। सियोंग उन्हें थोड़ा शांत कराता है और उसकी बात सुनने के लिए कहता है। मॉम शादी कैंसिल करने के रीजन पूछती है क्या उस जून ने शादी करने के लिए मना कर दिया, क्या उसने तुम्हें चीट किया। अगर ऐसी बात है तो मैं खुद जाकर उसे सबक सिखाऊंगी। पर रियो कहती है कि उसकी कोई गलती नहीं है, गलती मेरी है। जो सुन सब हैरान हो जाते हैं। मॉम कहती है क्या फिर तुमने चीट किया। ये बोलकर फिर उसे मारने के लिए पीछे पड़ जाती है। बेचारी सियोंग को फिर उनकी मार पड़ती है। ये देखकर रियो के डैड उनके बीच आकर उन्हें रोकते हैं और एक बार रियो की पूरी बात सुनने के लिए कहते हैं। रियो कहती है कि मैं पूरी बात कहूँ उससे पहले मुझे प्रॉमिस कीजिए कि आप मुझे नहीं मारोगी। तो रियो कहती है कि मुझे एक और बात आपको बतानी है, मैंने अपनी जॉब भी छोड़ दी। इसे सुन सबको झटका लगता है और मॉम फिर से उसके पीछे पड़ जाती है, उसे डांटते हुए कि तुमने इतने साल मेहनत करके पढ़ाई किया, इतनी अच्छी
जॉब को तुमने क्यों छोड़ दिया? तो मॉम की डांट से बचने के लिए सियोंग का हाथ पकड़कर यहाँ से भागने लग जाती है। उसकी मॉम भी काफी दूर तक उनके पीछे भागती है पर वो ज्यादा दूर तक नहीं जा पाती। दोनों भागते हुए काफी दूर तक चले आते हैं जहाँ दोनों थक कर एक बेंच में बैठते हैं। सियोंग उसके अचानक जॉब छोड़ने का कारण पूछता है। रियो कहती है कि पिछले 10 सालों से कंप्यूटर के सामने बैठकर काम करने से मैं थक गई हूँ, इसलिए छोड़ दिया। जानते हो मैंने कितनी मेहनत से पढ़ाई की थी, ग्रेजुएट होने के बाद ही मुझे जॉब ऑफर आया, इसलिए मैं यूएस चली गई। इतने सालों से लगातार इतना काम किया, फिर एक दिन एंगेजमेंट भी कर ली। इन सब से मेरा दिमाग हैंग हो गया था, इसलिए लाइफ को रिवर्ट करने के लिए सब कुछ छोड़ छाड़ कर आ गई। तो मैं यही एक्सक्यूज देने वाली हूँ मॉम को, इसके लिए मुझे बहुत हिम्मत की ज़रूरत है। सियोंग भी उसकी प्रॉब्लम को समझता है। तभी उसे रियो के भाई का कॉल आता है जो उसे रियो को घर लेकर आने के लिए कहता है, जो बताता है कि मॉम का गुस्सा अब शांत हो गया है, इसलिए अब वो दीदी पर गुस्सा नहीं करेगी। सियोंग रियो को इस बारे में बताता है और उसे घर चलने के लिए कहता है। रियो कहती है कि मैं अपनी मॉम को अच्छी तरह से जानती हूँ, वो इतनी जल्दी तो शांत तो नहीं होगी। सियोंग कहता है कि डरो मत, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, वैसे भी तुमने उन्हें इतना भगाया। इधर हॉस्पिटल में दान हो मोइन के काम से काफी इम्प्रेस हो गया था, इसलिए उसका नाम पूछने के लिए जाता है। मोइन उसे बड़े प्यार से समझाती है, पिछले 6 साल से मैं एक वेरी मेडिक हूँ, मैंने कई लोगों की जान बचाई, उनमें से जितनों ने मेरा नाम और नंबर पूछा उनमें से किसी से भी दोबारा नहीं मिली। दान हो कहता है पर मैं मिलना चाहूंगा। मोइन कहती है पर मैं तुम्हें कुछ नहीं बताने वाली, ये बोलकर वो चली जाती है। इधर दोनों रियो के घर के बाहर पहुंच जाते हैं। रियो को तो अभी भी अंदर जाने में डर लग रहा था। सियोंग उसे हिम्मत देता है और घर के अंदर वो अपनी मॉम को देखती है जो सोफे पर सर झुकाकर रो रही थी। रियो उन्हें चुप कराने आती है पर मॉम तो ये ड्रामा कर रही थी, वो उसकी पिटाई करने के लिए छड़ी लेकर बैठी थी। रियो भागने का सोचती है, उधर सियोंग उसे जाने नहीं देता, उल्टा कहता है आंटी जैसा आपने कहा था मैंने इसे घर ले आया है, अब इसको आप जो बोलो। ये बोलते ही दरवाजा बंद करके बाहर आ जाता है। उधर मॉम रियो से सवाल पूछना शुरू कर देती है। बाहर से सियोंग ये सब देखकर अपना बचपन याद करता है, जब वो अपने पेरेंट्स के साथ पहली बार शिफ्ट हुआ था। यहाँ के लोकल बच्चे उसे बहुत परेशान करते थे, लेकिन छोटी रियो पहली दोस्त थी जिसने बुली गैंग से बचाया था। उसके बाद सियोंग से कोई पंगा नहीं लेता था क्योंकि छोटी रियो उन सबकी धुलाई कर देती थी। ये सब याद करके सियोंग कहता है कि इतने साल बाद ये घर वापस आ गई है, अब फिर से हंगामा शुरू होगा। फिर वो हंसते हंसते अपने घर चला जाता है और इसी के साथ एपिसोड 1 का एंड यहीं पर होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एपिसोड 2 की शुरुआत में हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है। सेंग और रियो हाई स्कूल में थे। रियो हमेशा सेंग को पार्ट टाइम जॉब करने के लिए ले जाया करती थी ताकि वो अपने खर्चे खुद ही मैनेज कर सके। एक दिन वो सियोंग को तो बर्तन धोने के काम में ले गई थी क्योंकि इस रेस्टोरेंट में बहुत सारे बर्तन थे। सियोंग तो भागने के फिराक में था पर रियो उसके पैर पकड़ लेती है, उसे जाने ही नहीं देती है। हार मानकर सियोंग बर्तन धोने में हेल्प कर ही देता है। रियो उन पैसों से अपने रूम को डेकोरेट करने के लिए कुछ सामान खरीदती है और अपनी मॉम के बर्थडे के दिन उन्हें गोल्ड का ब्रश गिफ्ट करती है, जिससे उसकी मॉम बहुत खुश हुई थी। कमिंग बैक टू प्रेजेंट, मॉम उससे पूछना शुरू करती है कि क्या सच में रियो तूने जून को चीट किया था, जो उसका फियांसे था। पर रियो इस बात पे टॉपिक चेंज कर देती है तो मॉम उससे जॉब छोड़ने के पीछे का रीज़न पूछती है। रियो बताती है कि वो 10 साल से एक ही जॉब करके बोर हो गई थी, इसलिए वो थोड़ा ब्रेक लेना चाहती थी, इसलिए वो जॉब छोड़ दी। आगे का प्लान पूछने पर वो बताती है कि अभी वो बस कुछ टाइम के लिए आराम करना चाहती है, सोना चाहती है, कोरियन फूड खाना चाहती है और हैप्पी बेरोजगार रहना चाहती है। अगली सुबह सियोंग और म्यूम आते हैं तो सब लोग साथ में ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठते हैं। पर तभी यहाँ रियो का अपने भाई के साथ झगड़ा शुरू हो जाता है। मॉम तो गुस्से में उन्हें चुप कराकर चली जाती है। इसके बाद म्यूम रियो से सब कुछ बताने के लिए कहती है और रियो उसे भी वह बताती है जो उसने अपनी मॉम को बताया था। रियो के रूम का स्टोर रूम बन गया था और फिर भी रियो जमीन पे गद्दे बिछाकर सोने लग जाती है। सियोंग उसे ऐसे ही लेजी होकर पड़े रहने से मना करता है, उसका थोड़ा मजाक भी उड़ाता है। रियो उसे अपने पास आने के लिए कहती है, उसे कुछ इम्पोर्टेंट बताना है। ककर और सियोंग जैसे ही जाता है रियो तो उसे चौंक होल्ड कर देती है। कल रात दरवाज़ा बंद करके भागने के लिए रियो तो उसे छोड़ ही नहीं रही थी। सियोंग की आवाज़ से रियो की मॉम आ जाती है और रियो से उसे छुड़ाती है। मॉम फिर से रियो पे ही गुस्सा करती है।
और सियोंग के नए ऑफिस के ओपनिंग की खुशी में राइस केक्स ऑर्डर करती है और रियो से वो राइस केक्स सियोंग के ऑफिस ले जाने के लिए कहती है। सियोंग के ऑफिस में किसी क्लाइंट के साथ उनका पंगा चल रहा था, तभी सियोंग और रियो पहुंच जाते हैं। तो सियोंग क्लाइंट से बात करने लग जाता है। रियो को उसी एक एम्प्लॉय के साथ बात करने लग जाती है, जहां ये दोनों रियो को देखकर तो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, क्योंकि सियोंग हमेशा उन्हें रियो को एक कारण में सुनाया करता था। तो ये दोनों रियो से उनके बचपन के किस्सों के बारे में बताने के लिए कहते हैं कि वो दोनों पहली बार कैसे कब मिले, उनकी दोस्ती कैसे हुई। बताती है कि हम पहली बार मिले थे 1995 में, जब सीओ की फैमिली हमारे पड़ोस में शिफ्ट हुई। सीओ का जन्म फ्रांस में हुआ था, इसलिए उसे फ्रेंच के अलावा और कोई भाषा नहीं आती थी। तो मुझसे भी डर के अपनी मॉम के पीछे छुप रहा था। वो तो बहुत ही भोला भाला बेचारा बच्चा था। तब मैंने डिसाइड किया कि इसकी हेल्प करूँगी अब, क्योंकि सियोंग के मॉम डैड दोनों ही काम के सिलसिले में पूरे दिन बाहर रहते थे और तब रियो की मॉम बेबी सिटिंग का काम करती थी, इसलिए सियोंग की मॉम उसे रियो के घर पे छोड़कर चली जाया करती थी। तब से ही रियो सियोंग को बेबी सिट करने लगी, उसे गेम्स खेलना सिखाया, हाइजीन का ध्यान रखा, उसको न्यूट्रिशन खाना खिलाया, कोरियन बोलना सिखाया, उसको दूसरे बच्चों के साथ घुलने मिलने में मदद किया। इवन मैंने उसे सही से पैसों का यूज़ करना भी सिखाया, इसलिए हम कह सकते हैं मैंने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया है। अभी सियोंग आ जाता है एंड बताता है कि ये सब झूठ बोल रही है। इसने अपने तरीके से तुम्हें कहानी तो बता दी, अब असली कहानी मैं बताता हूँ। ये लड़की वो पागल इंसान थी जिसे मैं लाइफ में पहली बार मिला। पहली बार जब उनकी मुलाकात हुई तब रियो के चेहरे पर मिट्टी लगी हुई थी, उसकी नाक बह रही थी, इसलिए सियोंग उससे दूर भाग रहा था। हमेशा रियो की नाक बहती रहती थी, इसलिए सियोंग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। खेल के नाम से वह हमेशा तोड़फोड़ मचाती थी, बिना बोले टॉयलेट में घुस जाती थी। मुझे बीन्स खाना पसंद नहीं था, तो रियो अपने हिस्से का भी बीन्स मुझे ज़बरदस्ती खिलाती थी। गेम्स के हमेशा ही मुझे ही लूज़र बनाती थी, इवन मेरी पॉकेट मनी के पैसे भी ले जाती थी। मियोंग लेना उन दोनों को छोड़कर बाहर जाने लगते हैं, तभी मियोंग को एक कॉल आता है। वो काफ़ी शॉक्ड हो जाता है। इधर पड़ोसी औरतें रियो के बारे में गॉसिप शुरू कर देते हैं, क्योंकि उस रात जब रियो की मॉम चिल्ला चिल्ला कर उसके पीछे पड़ी हुई थी, तब सब ने इनकी बातें सुन ली थी। रियो की शादी टूट गई, उसे जॉब से निकाल दिया और गॉसिप धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। रियो की मॉम गुस्से में अपनी फ्रेंड के शॉप में आती है, जो उन्हें एक और झटका देती है। कुछ दिन बाद सियोंग के ऑफिस ओपनिंग के दिन रियो एंड सियोंग की मॉम के सारे पुराने स्कूल के क्लासमेट्स भी आएंगे, जिनके सामने रियो की मॉम ने बहुत बड़ी बड़ी बातें कर दी थी बेटी की जॉब और उसके फियांस के बारे में, क्योंकि रियो का फियांसे इंटरनेशनल लॉयर था और अब तो ना जॉब है ना शादी, यानी रियो के मॉम के फ्रेंड्स लेकर मजाक उड़ाएंगी। रियो का भी किसी चीज में मन नहीं लगता, वो काफी परेशान होती है। अगले दिन रियो की मॉम शादी तोड़ने का रीजन जानने के लिए जुन को कॉल करते हैं, लेकिन उसका कॉल नहीं उठाता। अब रियो उनका फोन देख लेती है, तो वो उनके फोन से जुन का नंबर डिलीट कर देती है और इन्हें गुस्से में कहती है कि उसे फोन करने की कोई जरूरत नहीं। इधर शियोंग के ऑफिस के ओपनिंग होने से पहले ही प्रॉब्लम आ गई थी, इस वजह से इनके प्रोजेक्ट को रोक दिया गया था। जब तक वो दोबारा चालू नहीं होती तब तक इनको पेमेंट नहीं मिलेगा। इस पर हमें पता चलता है कि रियो को तो असल में कंपनी से निकाल दिया था और उसका फियांसे उसे चीट कर रहा था, इससे वो और ज़्यादा हर्ट हो गई थी, इसलिए वो कोरिया वापस आ गई। इधर सियोंग के मॉम डैड के बीच कुछ शायद अच्छा नहीं चल रहा था। इधर रियो शाम को घर आते हुए एक अनार का पौधा ले आती है और सियोंग को दे देती है ऑफिस के ओपनिंग की खुशी में। सियोंग उसे कल शाम को लेकर आने के लिए कहता है। रियो कहती है कि वो कल बिजी है। तो अगली सुबह रियो की मॉम तैयार हो रही थी ऑफिस के ओपनिंग सेरेमनी में जाने के लिए। उन्हें वो गोल्ड का ब्रोच नहीं मिल रहा था। रियो ढूंढने में हेल्प करती है, लेकिन उसे भी नहीं मिलता। मॉम ऐसे ही चली जाती है, पर यहाँ जैसा रियो की मॉम ने सोचा था वैसा ही होता है। उनके क्लासमेट्स रियो की शादी टूटने की गॉसिप करने लग जाते हैं, जो सुन उन्हें काफ़ी झूठी स्माइल रखकर पार्टी एंजॉय करने का एक्टिंग करती है। जब वो वॉशरूम में थी तब उन्होंने अपनी क्लासमेट्स की अपनी बुराई करते हुए सुन लिया था, क्योंकि उनके सारे क्लासमेट्स
सक्सेसफुल थे, सिर्फ रियो की मॉम को छोड़कर, इसलिए ये और ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होती है। तभी यहाँ ऑफिस के बाहर रियो आ जाती है अपनी मॉम को ब्रोश देने के लिए। इसको बाहर सियोंग देखकर उसे अंदर ले आता है, तो सियोंग उसे थोड़ी देर के लिए अंदर आने के लिए कहता है और उसके लिए कुछ खाने के लिए लाने जाता है। तभी रियो की मॉम वॉशरूम से बाहर आती है और उसे यहाँ देखकर पैनिक करने लग जाती है, क्योंकि अगर रियो को उनके क्लासमेट्स ने देख लिया तो वो लोग हज़ारों सवाल करेंगे। इसलिए वो ब्रोश को उससे लेकर उसे जाने के लिए कह रही थी, पर तभी उनके सारे क्लासमेट्स नीचे आ जाते हैं। अब रियो से वो लोग सवाल जवाब शुरू करते हैं, इससे पहले कि रियो की मॉम सामने से उन्हें बता देती कि रियो ने अपनी पुरानी जॉब छोड़ दी, क्योंकि इसे उससे भी कई अच्छी कंपनियां आउट करना चाहती है। बहुत सारी और ज़्यादा बड़ी बड़ी कंपनियां रियो को अपनी कंपनी में चाहती है, इसलिए उसने पुरानी जॉब छोड़ दिया है और हम सबसे बस कुछ दिन के लिए मिलने आई है, पर जल्दी ही डिसाइड करके वो यूएस चली जाएगी, क्योंकि आखिर यूएस में ही तो इसकी असली जगह है। जो सब सुनकर रियो को तो बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है और वो अपनी मॉम की खातिर यहाँ पे कुछ भी नहीं बोलती। पर घर आकर वो अपनी मॉम से कहती है कि क्या मैं आपको इंसल्ट फील कराती हूँ, आपने ये सब बोलने के लिए कब से प्रैक्टिस कर रखा था। मॉम कहती है मैंने कोई झूठ नहीं बोला, तुम यूएस वापस जाओगी। रियो कहती है कि आप कभी नहीं चाहती थी ना कि मैं यहाँ वापस आऊँ, इसलिए आपने मेरे रूम को स्टोर रूम बना दिया। मॉम कहती है इस बारे में मैं कोई बात नहीं करना चाहती, तुम बैग पैक कर यूएस चली जाओ। मॉम तो अपनी ही धुन में लगी हुई थी कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो, मैंने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया, इस दिन के लिए तुमने कितनी मेहनत से पढ़ा, यूएस में फुल स्कॉलरशिप मिली, इतनी बड़ी जॉब मिली, फिर भी तुम ऐसे छोड़कर कैसे आ सकती हो, तुम मुझे ऐसे धोखा कैसे दे सकती हो। रियो पूरी टूट जाती है और कहती है कि क्या मैं एक बार बस आपकी बेटी बनकर नहीं रह सकती, मुझे नहीं बनना आपका प्राइड, मुझे बस एक नॉर्मल लाइफ चाहिए। मेरी जॉब छोड़ने से या शादी तोड़ने से आपका प्राइड कैसे हर्ट हो सकता है। क्या आपने कभी मेरे बारे में सोचा है, मैं अच्छे से सो रही हूँ या नहीं, खा रही हूँ या नहीं, मैं वहाँ कैसे जी रही थी, कभी आपने सोचा है। पर मॉम अपनी वही प्राइड वाली पिपुड़ी बजाने लग जाती है, इसलिए रियो बहुत ज़्यादा गुस्से में और दुखी होकर घर से बाहर चली जाती है, जहाँ बाहर सियोंग ने उनकी बातें सुन लिया था। इसलिए वो रियो को देखने के लिए जाता है, जो कि बच्चों के मैदान में थी। रियो जो बहुत ज़्यादा दुखी थी, पर वो सियोंग के सामने हंसते हुए बात करती है। इन बिना मतलब के बचपन के किस्सों के बारे में बात करते हुए खुद ही बहुत ज़्यादा हंसने लग जाती है। सियोंग समझ रहा था कि रियो बहुत ही ज़्यादा दुखी है, इसलिए उसे कहता है कि एटलीस्ट मेरे सामने झूठी हंसी दिखाने की ज़रूरत नहीं, अगर रोने का मन कर रहा है तो रो लो। इधर रियो की मॉम को भी एहसास हो जाता है कि वो क्या गलत कर रही थी, इसलिए वो भी बहुत दुखी होती है रियो को अब तक ऐसे ट्रीट करने के लिए। अगली सुबह मॉम रियो के कमरे में जाती है, पर सुबह सुबह कहीं चली गई थी। इधर सियोंग को कंपनी में एक प्रोजेक्ट फिर से चालू हो गया था, इसलिए ये लोग बहुत खुश थे। रियो शाम को घर आती है और किसी से बिना बात किए अपने रूम की ओर जाती है। रूम को देखकर वो पूरा चौंक जाती है, क्योंकि इसके रूम का पूरा नक्शा ही बदल गया था। और वो अपनी मॉम से पूछती है ये सब कैसे हुआ। फिर डैड बताते हैं कि तुम्हारी मॉम ने ये सियोंग से करने के लिए कहा। फिर हमें सुबह का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। रियो की मॉम ने सुबह सुबह सियोंग को रियो के रूम के डेकोरेट करने के लिए कहा था, उसने कुछ ही घंटों में रूम का पूरा नक्शा ही बदल दिया। अब मॉम को अपनी गलती का एहसास हो चुका था, इसलिए माँ बेटी में सब कुछ फिर से सही हो जाता है और रियो ने नई रूम को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। फिर वो रात को सोने के लिए अपने रूम में आती है, जहाँ वो सीलिंग पर चमकते तारों वाले स्टिकर्स देखती है, जिन्हें देखकर वो बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज्ड होती है, क्योंकि वो बचपन से अपने रूम में ऐसे स्टिकर्स लगाया करती थी। इसे देखकर उसे बहुत अच्छी नींद आती थी और इस बारे में सियोंग को पता था, इसलिए उसने जानबूझकर डिज़ाइन किया था। रियो उसे थैंक यू कहने के लिए कॉल करती है और सियोंग उसे अभी भी टीज करता है, ये कहते हुए कि ज़रा ध्यान से देख, जिस टेबल में बैठकर तूने अपने सीनियर को लव लेटर लिखा था, पर उसने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया था, मैंने वही टेबल दोबारा से लगाई है, तेरा बेड ब्लैंकेट सब वही है। जब तू रिजेक्ट होकर आकर रो रही थी, एम्बैरेस होकर ब्लैंकेट में अपना मुंह छुपा रही थी, मैं तेरे
मैं तेरे एम्बेरस्ड पास्ट को वापस ले आया था। रियो उसे ये सब याद दिलाने से मना कर रही थी। तभी सियो कहता है कि अपनी खिड़की के कर्टन्स को अच्छे से बंद कर लेना, क्योंकि मैं हर सुबह उठकर तेरी शक्ल नहीं देखना चाहता। कहती है, पर तू तो यहाँ रहता ही नहीं, तेरे शहर वाले घर का क्या हुआ? सियोंग कहता है कि अब से मैं यहीं रहूंगा। जो सुन रियो को एक पुरानी मेमोरी याद आती है, जब एक दिन वो अपनी सीलिंग पर वो स्टिकर लगा रही थी। उसका पैर फिसल गया था एंड वो गिरने वाली थी, पर सियोंग ने उसे गिरने से बचा लिया था। उसे अपने ऊपर बेड में खींच लिया था। इसी के साथ एपिसोड 2 का एंड यहीं पर होता है। तो अब इनकी लव स्टोरी कैसे डेवलप होती है, देखने के लिए अगले एपिसोड का इंतजार कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो एपिसोड 3 की शुरुआत में हमें 2007 का एक सीन दिखाया जाता है, जहां ओलंपिक सिलेक्शन चल रहा था। इस नेशनल स्विमिंग कंपटीशन में सियोंग ने भी पार्टिसिपेट किया था, लेकिन इस मैच को देखने के लिए और सियोंग को चीयर करने के लिए उसके मॉम डैड दोनों ही नहीं आ सके थे, क्योंकि सियोंग की मॉम मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स में काम करती थी, इसलिए वो ज़्यादातर टाइम आउट ऑफ रहती थी। सियोंग के डैड एक डॉक्टर थे, इसलिए वो भी अपनी ड्यूटी छोड़कर नहीं आ सके थे। इसलिए सियोंग काफ़ी सैड था, लेकिन उसे चेयर करने के लिए रियो पहुंच गई थी, तो अकेले ही बहुत जोरों से चिल्ला चिल्ला कर सियोंग को चीयर कर रही थी। गेम स्टार्ट होता है और सियोंग कंपटीशन जीत जाता है, जिससे रियो और सियोंग दोनों ही बहुत ही ज़्यादा खुश हुए थे। कमिंग बैक टू द प्रेजेंट, रात के 3 बजे रियो अचानक से बहुत जोर से चिल्लाती है, जो सियोंग का भी नींद टूट जाता है। वो अपनी खिड़की खोलकर उसे चिल्ला कर कहता है कि पागल है क्या, इतनी रात को चिल्ला क्यों रही है, टाइम तो देख ले। रियो कहती है 3 बज रहे हैं तो मुझे उससे क्या। सियोंग कहता है कि इतनी रात तक पंछी और जानवर भी सो जाते हैं, फिर तू इतनी रात को जग कर चिल्ला क्यों रही है। तो रियो उसे चिढ़ाते हुए कहती है, क्या मेरी आवाज़ से बेबी जाग गया? क्या बेबी को नींद नहीं आ रही? क्या लोरी सुनाने जाऊं? जो सुन सियोंग तो चिढ़कर उसे चुप करा देता है। रियो जो हॉरर मूवी देख रही थी की एंडिंग स्पॉइल कर देती है, इससे रियो को तो बहुत गुस्सा आता है। सियोंग तो ईयरबड लगा के सो जाता है और रियो चिल्लाते रह जाती है। सुबह सियोंग अपने मोबाइल नेट के साथ ब्रेकफास्ट करने बैठता है, जहां हमें पता चलता है कि सियोंग अभी भी अपनी मॉम से नाराज है उसके साथ कोरिया में न रहने के लिए, पर वो अब इससे यूज टू हो चुका है। इसलिए जब उसकी मॉम कहती है कि वो कल से उन सब के लिए ब्रेकफास्ट बनाएंगी, सियोंग कहता है कि इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं ज़्यादातर ब्रेकफास्ट नहीं करता, और वैसे भी आपको भी तो अपने काम के लिए वापस लौटना है। ये बोलकर वो ऑफिस चला जाता है। जो सुन सियोंग की मॉम को भी बुरा लगता है। इधर ऑफिस में लीना सियोंग को बहुत खुशखबरी सुनाती है कि उनका प्रोजेक्ट दोबारा से चालू हो गया है और उन्हें एक बहुत ही बड़ी कंपनी से ऑफर आया है रिटायरमेंट कम्युनिटी बिल्डिंग बनाने का। इसलिए मंग कंपनी के साथ मीटिंग को फिक्स कराता है। इसके साथ ही सियोंग एक कंपटीशन में भी हिस्सा लेता है। इससे उनके हाई स्कूल के जिम का रिमॉडलिंग एंड एक्सपेंशन होने वाला था। इधर रियो का डेली रूटीन चालू हो जाता है। सुबह देर से उठकर खाना खाकर टीवी देखकर लैपटॉप में कुछ प्रोग्रामिंग करके फिर से खाना खाकर टीवी देखना, फिर थोड़ी देर सोने के बाद ऐसे ही लेट कर रहना। इससे दिन खत्म नहीं हो रहा था, इसलिए वो सियोंग को कॉल करके शाम को 6 बजे लाइब्रेरी में कॉमिक पढ़ने आने के लिए कहती है, लेकिन सियोंग तो पहली बार ही उसे मना कर देता है। रियो मोयोंग को बुलाती है तो दोनों बैठकर कौन सी कॉमिक पढ़े सोच ही रहे थे, तभी सियोंग भी आ जाता है। रियो उसे कहती है कि तू तो नहीं आने वाला था। सियोंग कहता है, मैं तेरे बुलाने पे ऐसे भी नहीं आया, मुझे तो एक बुक चाहिए थी। ये बोलकर वो टेबल से एक रैंडम बुक उठा लेता है। ये देखकर रियो से चिढ़ाने लग जाती है। तो ऐसे ही थोड़े नोक-झोंक के बाद तीनों घर के लिए निकलते हैं। तो रियो उन दोनों से बोर्ड गेम्स खेलने के चलने के लिए कहती है। अभी भी उसके पास 2 घंटे का टाइम था, पर सियोंग को ऑफिस का कुछ काम था और मोइम को पढ़ना था, इसलिए वो दोनों घर चले जाते हैं। रियो अकेले घूमने चली जाती है। अगले दिन रियो अपने मॉम डैड के रेस्टोरेंट में आती है, जहां वो उनकी मदद करने की बात करती है, लेकिन मॉम उसे मना कर देती है। तभी उनके शॉप में एक लेडी आती है जो थोड़ा ज़्यादा फूड ऑर्डर करती है। उन्हें देखते ही रियो पहचान जाती है, क्योंकि वो उनके हाई स्कूल की क्लास टीचर थी। टीचर भी उसे देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। रियो उसे खाना ले जाने में उनकी हेल्प करती है। इतने साल बाद स्कूल को दोबारा देखकर रियो को बहुत ही अच्छा लगता है। तो कहती है कि हमारा स्कूल बिल्कुल भी नहीं बदला और मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा कि आप प्रिंसिपल बन गई हो।
तो टीचर कहती है कि मुझे भी तो बिलीव नहीं हो रहा कि तुम स्कूल में कितनी शरारती एंड चाइल्डिश थी, पर अब देखो तुम कितनी बड़ी अनसक्सेसफुल हो गई हो। वैसे क्या तुम कोरिया वेकेशन के लिए आई हो? हम सब टीचर्स को जब पता चला कि तुम ग्रिप कंपनी में काम करती हो, हम सब बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील कर रहे थे। आज भी हम तुम्हारे बारे में स्कूल में बात करते हैं। तभी वो गेट के सामने सियोंग को देखते हैं। टीचर उसे भी देखकर बहुत ही खुश होती है, तो वो दोनों से बात करती है और जानकर बहुत ही खुश होती है कि सियोंग उनके स्कूल जिम के रिमॉडलिंग कंपटीशन में हिस्सा ले रहा है। टीचर उनसे पूछते हैं कि क्या आज दोपहर को उनके पास थोड़ा टाइम होगा। अब सियोंग को साइड चेक करना था। रियो फ्री थी इसलिए वो हाँ कहती है। तो टीचर रियो को स्कूल में इनवाइट करती है बच्चों से बात करने के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। आज रियो इतनी बड़ी कंपनी में काम करती है, स्टूडेंट्स को भी तुम्हारे बारे में जानकर अच्छा लगेगा। रियो स्टूडेंट से बात करने आ जाती है तो बच्चे उससे काफ़ी सारे सवाल पूछते हैं। ये उन्हें काफ़ी अच्छे से जवाब देती है। तभी एक लड़की उससे पूछती है कि क्या ग्रिप में काम करना ही आपका ड्रीम था? रियो कहती है पता नहीं, मैंने कभी सोचा नहीं इस बारे में। तो वो पूछती है फिर हाई स्कूल में आपका क्या ड्रीम था? इस बात पे रियो सोच में पड़ जाती है। वहीं दो स्कूल जिम में हम सियोंग को देखते हैं। इसे स्विमिंग पूल देखकर अपना पास्ट याद आ रहा था, जिसे वो काफ़ी सैड लग रहा था। कुछ देर बाद रियो बाहर आती है तो उससे सियोंग मिलता है। सियोंग उससे बात करने की कोशिश करता है लेकिन रियो तो काफ़ी अपसेट लग रही थी। सियोंग उसे अपने साथ कहीं जाने के लिए कह रहा था। रियो कहती है उसे अभी कहीं नहीं जाना, उसे बस थोड़ी शांति चाहिए बोलकर उसे इग्नोर करके जाने लगी थी। सियोंग उसे रोकता है, उसे अपने साथ ले जाता है। तो दोनों स्कूल के पीछे दो पेड़ के पास मिट्टी निकालकर अपना टाइम कैप्सूल ढूंढ रहे थे। इसमें 10 साल पहले इन्होंने कुछ लिखा था अपने 10 साल बाद सेल्फ के लिए, पर रियो का अभी बिल्कुल भी इसे ढूंढने का मन नहीं था क्योंकि वो बहुत एम्बैरेसिंग फील कर रही थी। सियोंग कहता है इसमें एम्बैरेस होने की क्या बात है, तुमने 10 साल से भी ज़्यादा ग्रिप में काम किया है। वहाँ काम करके जो एक्सपीरियंस किया होगा वही तुमने स्टूडेंट्स को भी बताया होगा, इसलिए इसमें कुछ गलत नहीं है। पर रियो बिना कुछ कहे वहाँ से निकल जाती है। सियोंग भी टाइम कैप्सूल ढूंढना बंद करके उसके पीछे आता है। रियो घर आती है पर घर पे भी उसके लिए कोई काम नहीं था, इसलिए वो एक तरह से काम ना करके भी काफ़ी बोर हो रही थी। रियो की मॉम को पता था कि उनकी बेटी चुपचाप तो नहीं बैठ सकती थी। रियो को काम करना पसंद था, इसलिए वो ज़्यादा टाइम तक ऐसे ही बिना काम करके नहीं रह सकेगी। और रियो के साथ ऐसा ही हो रहा था। वो ऐसे ही पूरा दिन पड़े पड़े फ़ोन या टीवी देखकर बोर रह रही थी। अगले दिन मोयून एक पेशेंट को इमरजेंसी हॉस्पिटल ले जा रही थी, पर रास्ते में ट्रैफिक बहुत था एंड लोग जो उसकी बात नहीं सुन रहे थे। पर सामने एक कार में था दानवो, जो आगे के सारे कार वालों को पेशेंट के बारे में बताकर रास्ता क्लियर करवाता है। मोयून उसका चेहरा तो नहीं देख पाती। इधर सियोंग गया था उस कंपनी में बात करने के लिए जो लोग रिटायरमेंट कम्युनिटी बिल्डिंग बनाने वाले थे। इसके लिए उनका बजट भी 2 बिलियन वॉन था, लेकिन वो लोग सियोंग को एक दूसरे आर्किटेक्ट का डिज़ाइन कॉपी करने के लिए कह रहे थे, पर सियोंग से बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था। जब वो उन्हें साफ कह देता है कि उसका पार्टनर म्यूंग उस प्रोजेक्ट को करने के लिए ही कह रहा था क्योंकि इससे उन्हें काफ़ी अच्छे पैसे मिल सकते थे, लेकिन सियोंग को किसी और का डिज़ाइन कॉपी बिल्कुल नहीं करना चाहता था, इसलिए वो मना करने जा रहा था। पर म्यूंग उन्हें कहता है कि वो सोच कर बताएंगे बोलकर सियोंग को लेकर चला जाता है। मियोन उसे मनाने की कोशिश करता है इस प्रोजेक्ट को करने के लिए। इसके लिए वो एक आइडिया देता है कि पहले वो लोग मान जाएंगे ये करने के लिए, पर फिर धीरे धीरे हम लोग अपना डिज़ाइन उसमें डाल देंगे। इधर मोइन और टीम वापस आके उसी बंदे के बारे में बात कर रहे थे। इसने रास्ता क्लियर करने में हेल्प किया था। अभी मोइन के नाम पे एक फूड डिलीवरी आता है, इसे दानवों ने ही भेजा था। इसमें उसने लिखा था कि थैंक यू मिस मोइन पिछली बार के लिए। इधर रियो को किसी कंपनी के सीईओ से कॉल आया था जो उसे अपनी कंपनी में जॉब ऑफर करती है, वैसा ही काम जो वो ग्रिप में करती थी। ये सुनकर रियो ज़्यादा खुश तो नहीं दिखती। तभी उसी शॉप के बाहर ये शियो गुजर रहा था जो रियो को देखकर रुक जाता है। उसके बाहर आने के बाद उससे बात करने जाता है। रियो से उस जॉब ऑफर के बारे में बताती है। जॉब अच्छी है, पेमेंट भी डिसेंट है,
काम मेरे पुराने जैसा ही है, एडजस्ट मैं कर लूँगी। तो सियोंग पूछते हैं कि क्या तू सच में यह काम करना चाहती है, वही तेरा पुराना काम? कहती है काम तो काम होता है। सियोंग कहता है कि जो तू करना चाहती है वो काम करना। तूने तो बताया कि मैं काम करते हुए तू थक चुकी हूँ, फिर दोबारा वही काम क्यों करना चाहती है? तूने कहा था तू अपनी लाइफ को रिबूट करना चाहती है। तो कहती है तुझे उससे क्या? सियोंग कहता है मैं तुझे अच्छे से जानता हूँ, जब तू कोई काम सच में करना चाहती है तब तू उसके लिए कितनी ज़्यादा एक्साइटेड होती है। तेरी आंखों में एक्साइटमेंट साफ दिखती है जो मुझे अभी नहीं दिख रही है। मैं बस विश करूँगा तू अपनी ड्रीम को फॉलो कर। रियो कहती है ड्रीम देखने का हक नहीं है मुझे, ड्रीम सिर्फ उन्हीं का होता है जिन्हें आसानी से फेलियर के बाद दूसरा चांस मिलता है। जो लोग लग्जरीज लाइफ जीते हैं सिर्फ उन्हीं के ड्रीम्स होते हैं। तुझे नहीं पता होगा इस बारे में क्योंकि तूने भी वही लग्जरीज लाइफ जी है। मेरे लिए दूसरे ऑप्शंस कभी था ही नहीं। जिस कंडीशन में यहाँ तक पहुँची थी तू सोच भी नहीं सकता। फिर सियोंग कहता है कि मैं भी इस कंडीशन से गुजरा हूँ। सियोंग अपने मेडल्स को देखता है जिससे हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है 2008 का। नेशनल जीतने के बाद सियोंग को सिलेक्शन हो गया था।